Hello students, today I am going to discuss a chapter. The chapter name is Coorg and it is the 7th chapter, Glimpses of India. The chapter belongs to the book First Flight. It is textbook in English for class 10 of CBSE boards. तो जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर का नाम है कुर्ग और ये जो आपका इंग्लिश का चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक, इसका सेकंड सेक्शन है। तो एक्चुअली ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर में भारत के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, वहाँ की लोकेलिटी के बारे में, वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के नेचुरल ब्यूटी के बारे में। और इसी के कंटिन्यूएशन में ये जो सेकंड सेक्शन है जिसका नाम है कुर्ग, उसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में जो सबसे पहली लाइन लिखी है, कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेज। तो ज़रा सा आप इसके बारे में सोच करके देखें कि कुर्ग को कॉफ़ी कंट्री क्यों कहा जा रहा है और ये मसालों और रेन फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा हम लोग इसके लेखक की बात करते हैं। द ऑथर इज मिस्टर लोकेश अब्रोल हु इज डॉक्टर। वो डॉक्टर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, वो सोशल वर्कर भी रहे हैं और उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी भी हैं। तो मैंने ये जो चैप्टर देखा है तो ये एक्चुअली में डॉक्टर लोकेश का एक छोटा सा ट्रैवलॉग लगता है। इसमें उन्होंने अपना यात्रा संस्मरण लिखा है कि कैसे उन्होंने कुर्ग का विजिट किया और उन्हें वहाँ पर देख करके उनके ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या बातें आती हैं वहाँ के लोगों के बारे में, ये सब चीज़ें। तो कुर्ग के लिए क्या लिखा था, कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। तो एक्चुअली में कॉफ़ी कंट्री ये देश तो नहीं है, ये एक्चुअली में एक छोटी सी जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उसका एक सबर्बन एरिया हो सकता है, वो आगे हम लोग देखते हैं। हालांकि कॉफ़ी कंट्री कहने का मतलब ये है कि ये जगह कॉफ़ी के लिए बहुत ही फेमस है और इसके साथ साथ में ये यहाँ के वर्षावन रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है और वहाँ पर मसालों की बहुत ज़्यादा खेती होती है। So we continue the chapter. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो देखिए लेखक ने कैसे लिखा है कि मैसूर और तटीय शहर मैंगलोर के बीच में एक छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा है, पीस ऑफ हेवन, जो किसी तरह से भगवान की रियासत से, भगवान की राज्य से भटक करके, टूट करके आ करके बस गया है और वो जो जगह है उसका नाम है कुर्ग। तो कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश हो रही है कि ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता अपने एबंडेंस में है, बहुत ही सुंदर जगह है। So this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो ये जो जगह है जहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बड़ी सुंदर महिलाएं रहती हैं, बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं और मार्शल मैन हैं। मार्शल मैन उन्हें कहा जाता है जो लड़ाकू होते हैं, युद्ध में सैनिक होते हैं। तो इस तरह की बात है कि वहाँ पर कभी बहुत सारे सैनिक आकर के बस गए होंगे। सो कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेज एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। तो यहाँ कुर्ग का एक और भी नाम है कोडागू। इसके बारे में कह रहे हैं कि ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, मसालों की खेती होती है और कॉफ़ी के प्लांटेशंस हैं। तो रेन फॉरेस्ट वैसे तो बड़े घने होते हैं, वहाँ पर अक्सर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से बड़े समृद्ध होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पावर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो बताते हैं कि बारिश के समय में यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स का आ पाना बड़ा मुश्किल होता है, उन्हें थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना होता है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट के कुल एरिया का
30% ऑक्युपाई करते हैं, मतलब उस जिले के 30% हिस्से में कुर्ग बसा हुआ है। The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. तो आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए या आम जनजीवन के लिए जो सबसे सुटेबल वेदर मौसम है, समय है, वो होता है सितंबर से लेकर के मार्च तक। इस बीच में मौसम काफ़ी अच्छा होता है, ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और आम लोगों के रहने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस बीच में कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश होती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवोगरेटिंग कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। अब आगे बता रहे हैं कि इस पीरियड में यहाँ पर जो हवा बहती है या वातावरण में जो हवा होती है जिसे हम आप सांस लेते हैं, उसमें अक्सर कॉफ़ी की खुशबू होती है। तो कॉफ़ी की खुशबू मुझे तो अच्छी लगती है, मुझे लगता है आप सब लोगों को भी और बाकी लोगों को भी कॉफ़ी की खुशबू अच्छी लगती होगी, क्योंकि ये एक रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस होता है, ताजगी की बात होती है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आसपास में काफ़ी सारे कॉफ़ी के स्टेट हैं, उसके बड़े बड़े प्लांटेशन हैं, वहाँ पर कॉलोनियल बंगलो भी हैं और वहाँ पर कुछ एक कैनोपियाँ भी हैं जो इसके अलग अलग इलाके में हैं। अब कैनोपी क्या होती है? कैनोपी एक तरह का टेंट का स्ट्रक्चर होता है। उसके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत ही परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, लोग रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डेसेंट। अब यहाँ पर बात है कि आखिर कुर्ग में रहने वाले लोग हैं कहाँ के, वो मूल निवासी कहाँ के हैं या सदियों से यहाँ ही रहते आए हैं, और क्या वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का लाइफ स्टाइल है वो इंडियन ही है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले बासिंदे हैं, लोग हैं, वो बड़े स्वतंत्र मिजाज के होते हैं और अक्सर देखा गया है कि वो थोड़े से प्रखर बुद्धि के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े वायलेंट होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। तो इसके पीछे में भी ये बात है कि इन लोगों के पूर्वज, इनके एंसेस्टर, ऐसा कहा जाता है कि वो सैनिक थे। अब वो चाहे अरब से आए हों या फिर ग्रीक से आए हों, लेकिन वो सैनिक बैकग्राउंड के हैं, मिलिट्री बैकग्राउंड के रहे हैं। आगे इसमें ये भी कहानी बताई जा रही है कि ऐसा कहते हैं, एक कहानी है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के सैनिक जब वहाँ से मेसोपोटामिया से चले थे और दुनिया में अपने रास्ते में अलग अलग देशों को जीतते हुए वो भारत तक आ पहुँचे, और कुछ ऐसी बात हुई कि यहाँ से सिकंदर को वापस जाना पड़ा, तो उसकी सेना में जो सारे के सारे सैनिक थे, सब इस तरह की स्थिति में थे नहीं, या वो मन से इतने तैयार नहीं थे कि अब मुझे वापस लौटना है, क्योंकि अब आखिर इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके लगातार लड़ते हुए रहना और आना, तो उसमें से काफ़ी सारे सैनिक जो अपने को थका हुआ महसूस कर रहे थे या लौटना नहीं चाहते थे, दे ऑल सेटल्ड इन कुर्ग, वो सब के सब यहाँ कुर्ग में आकर के बस गए। तो ये इसमें लिखा भी है कि वो या तो ग्रीक बैकग्राउंड के होंगे या अरबिक डिसेंट के हो सकते हैं। जिसमें से एक कहानी है कि अलेक्जेंडर की सेना के बारे में है कि उसमें से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आकर के बस गए थे। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream। तो ये भी देखा जाता है कि इन लोगों का जो रहन सहन है, शादी विवाह या और भी सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हैं, वो टिपिकल हिंदू फैमिली से अलग हैं। इनके जो धार्मिक व्यवहार हैं, इनके जो शादी वगैरह में रस्म रिवाज होते हैं, ये सब के सब भी अलग हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो सिकंदर की सेना से हो सकते हैं, और वो जो जगह सिकंदर महान जहाँ के रहने वाले थे
वो ग्रीक जगह बहुत दूर की जगह है, तो वहाँ के लोगों के रीति रिवाज, संस्कार, खाने पीने की आदतें, ये सारी चीज़ें अलग रही होंगी। तो कई सारी चीज़ें उसमें से ये अभी भी फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो सब लोग यहाँ पर शादी करके लोगों के साथ में सेटल हो गए थे, उसके बाद से यही उनका देश बन गया है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडाऊज। तो यहाँ एक शब्द है कोडाऊ। कोडाऊ किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि कुर्ग का एक नाम है कोडागू, तो कोडागू में रहने वाले लोगों को कोडाऊ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, एक पहनावा की, एक ड्रेस मटेरियल की बात है जिसे कोडाऊ कहते हैं। तो कोडाऊ ड्रेस आखिर होता क्या है? तो एक्चुअली में अरब ओरिजिन के जो लोग होते हैं उनके पास पहनने के लिए एक लंबा सा ब्लैक कोट होता है जिसमें नक्काशी का काम भी किया हुआ होता है, जहाँ पर वो वेस्ट में एक बेल्ट भी पहनते हैं और इस ड्रेस को कोडाऊ कहते हैं और इसे कुफिया भी कहते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। और ये बताया जाता है कि कुफिया नाम का जो ड्रेस है वो अरबी लोगों के द्वारा, कुर्दी लोगों के द्वारा पहना जाता है। तो अगर ये जो कुफिया शब्द यहाँ पर है वो कुफिया ही है, तो फिर इन लोगों का बैकग्राउंड अरब से भी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि यहाँ घर कैसे होते हैं, लोग कैसे होते हैं यहाँ के। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. तो यहाँ के लोग मेहमानों की खातिरदारी बहुत अच्छे से करते हैं और इनका इस चीज़ में विश्वास है और अक्सर ये लोग अपने पूर्वजों की कहानियाँ सुनाते हैं अपने बच्चों को। पूर्वजों का मतलब क्या? अपने पिताजी के बारे में, दादाजी के बारे में, और उनकी वीरता की कहानियाँ सुनाते हैं कि कैसे उनके पिताजी सैनिक थे और उन्होंने कितनी वीरता का, कितनी बहादुरी का काम किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कुर्ग रेजिमेंट। तो हमारी सेना में एक कुर्ग रेजिमेंट भी है। ये एक ध्यान देने की बात है कि हमारी सेना में अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए, अलग अलग रीजन्स को सपोर्ट करते हुए वहाँ की कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश की गई है और कई बार उसी चीज़ को लेते हुए उस रेजिमेंट का नाम भी रख देते हैं। जैसे कि ये कुर्ग रेजिमेंट की बात है, गोरखा रेजिमेंट के बारे में हम लोगों ने सुना है, मराठा रेजिमेंट के बारे में सुना है। ऐसे बहुत सारे रेजिमेंट होते हैं और इन सब रेजिमेंट की एक ख़ास बात होती है कि ये लोग अपने म्यूजिक में, अपने खान पान में, लाइफ स्टाइल में, ड्रेसेस में थोड़ा सा वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ का कल्चर सपोर्ट करते हैं और सरकार की तरफ से इस चीज़ की छूट भी है। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. Even now, Kodaus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो ये एक बड़ी ही स्पेशल बात है। कुर्ग रेजिमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि कुर्ग रेजिमेंट जो है वो भारत की सेना में, आर्मी में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगली बार जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे को देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर जब परेड होती है सेना की, तो अगर आपको देखने का मौका मिले टीवी पर या वहाँ पर बैठ कर के दर्शक दीर्घा में देखने का मौका मिले, यू मस्ट वॉच इट। आपको ज़रूर देखना चाहिए कि सच में कुर्ग रेजिमेंट का ड्रेस इतना डेकोरेटेड होता है क्या, इतना अट्रैक्टिव होता है क्या। आप वहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि बाकी सारे जो रेजिमेंट्स हैं उन सब के ड्रेस में कुछ खास बातें हैं क्या। यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 के बाद में अपनी इंडियन आर्मी के जो चीफ थे जनरल करियप्पा, वो कुर्गी रेजिमेंट के थे और इसी चीज़ को ऑनर देते हुए भारत सरकार ने ये किया हुआ है कि आज के समय में भी जो कोडाऊ लोग होते हैं, जो कुर्ग में रहते हैं या वो जो इस बैकग्राउंड से हैं, उन्हें इस चीज़ की सहूलियत है, उन्हें ये परमिशन दिया हुआ है कि वो अपने साथ में एक फायर आर्म का मतलब है पिस्टल, रिवॉल्वर या बंदूक बिना लाइसेंस के रख सकते हैं। तो है ना बड़ी स्पेशल सी बात।
और ये इसका क्रेडिट जाता है जनरल करियप्पा को। अब आगे बात करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ पहाड़ हैं क्या, वहाँ नदियाँ हैं क्या, वहाँ के जंगल हैं क्या, तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो वहाँ पर जो नदी बहती है उसका नाम है कावेरी। उसे पानी कहाँ से मिलता है, तो उसे यहाँ की पहाड़ियों से पानी मिलता है और कुर्ग के फॉरेस्ट से पानी मिलता है। तो जंगल से पानी कैसे मिलेंगे, तो जब वहाँ के जंगल रेन फॉरेस्ट होंगे तो स्वाभाविक है कि रेन फॉरेस्ट वाटर के एक बड़े रिजर्वेयर भी होंगे, तो उससे जो पानी है वो डाइवर्ट होकर के इस नदी में आकर के मिलता होगा। आगे है महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अराउंड इन दीज वाटर्स। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। तो अबाउंड ये शब्द एबंडेंस से मिलता जुलता है, उससे लेकर के है। तो कहते हैं कि वहाँ की नदी में, वहाँ के पानी में एक महासीर नाम की मछली पाई जाती है। और मैंने इस मछली के बारे में सुना है, ये उत्तराखंड के पानियों में भी, यहाँ की नदियों में भी पाया जाता है और वहाँ पर कई सारे फिशिंग स्पॉट्स हैं जहाँ पर लोग इसकी फिशिंग करने के लिए जाते हैं। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत्स। तो यहाँ पर डॉक्टर लोकेश ने ये बताने की कोशिश की है कि वहाँ पर अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। अभी अभी हम लोगों ने कावेरी नदी के बारे में कहा, महासीर मछली के बारे में बताया। अब है किंगफिशर के बारे में, वो आपको अक्सर वहाँ पर दिख जाएगा जो पानी में गोता लगा करके अपना शिकार पकड़ता है। इसके साथ साथ में आपको वहाँ गिलहरियाँ भी दिख सकती हैं, लंगूर भी दिखेंगे। और लंगूर भी ऐसे जो बड़े शरारती होते हैं कि कभी फल खा करके इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। और वो देखते हैं कि जब वो पेड़ पर बैठ करके फल खा करके पानी में गिराते हैं तो पानी में और वहाँ के साफ पानी में, क्लियर वाटर में कैसा रिपल इफेक्ट पैदा होता है। वहाँ पर आपको हाथी भी दिख जाएंगे जिन्हें वहाँ के लोग अक्सर तालाब में, नदियों में नहाते हुए नजर आएंगे। और इन हाथियों को ये बड़ा अच्छा लगता है जब महावत उनके शरीर पर मालिश करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. अब यहाँ पर लेखक ये भी बता रहे हैं कि जिन लोगों को एडवेंचर से प्रेम है, ट्रैवलिंग से प्रेम है, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एडवेंचरस स्पोर्ट्स में बात करें, रिवर राफ्टिंग की, कैनोइंग की, रैपलिंग की, रॉक क्लाइंबिंग की और माउंटेन बाइकिंग की। माउंटेन बाइकिंग आप समझ सकते हो, जो भी साइकिल्स जिस पर MTB लिखा होता है वो एक्चुअली में माउंटेन बाइक के लिए होती है, चढ़ाई पर जाने वाले रास्ते के लिए बनी होती है उस साइकिल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप नदियों में राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, चढ़ाई के लिए रैपलिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता हो एडवेंचर स्पोर्ट्स तो आप साइकिल से माउंटेन बाइकिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जिन लोगों को प्रकृति से प्रेम है, जो ट्रैकर्स हैं, जो पैदल चल करके, चढ़ाई करके प्रकृति की सुंदरता निहारने में विश्वास रखते हैं, फॉर दोज टूरिस्ट्स देयर आर मैनी वॉकिंग ट्रेल्स ऑल्सो। मतलब ऐसे रास्ते बने हुए हैं जिस पर आप पैदल चल करके, आराम से पैदल चलते हुए प्रकृति की सुंदरता निहार सकते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. तो यहाँ लेखक डॉक्टर अब्राल बता रहे हैं कि वहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी दिख सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की तितलियाँ, मक्खियाँ दिख सकती हैं जो आपके सफ़र में साथ हो सकती हैं जब आप नेचर ट्रेल पर जाते हैं। वहाँ आपको मकाऊ भी दिखेंगे, मालाबार की गिलहरियाँ भी दिखेंगी, लंगूर भी दिखेंगे।
और वहाँ पर पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई देगी और आपको अक्सर लगेगा जैसे कि पेड़ों के छत से, जो पेड़ों का झुरमुट है उस पर से बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे अलग अलग जीव बैठ करके आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लेखक का कहना है कि लेखक को ये ज़्यादा अच्छा लगा कि वो वहाँ के जंगल में आसानी से जंगली हाथियों को देख सकते थे। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre islands of Nisargadaमा. अब यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि अगर आप ब्रह्मागिरी हिल पर चढ़ाई करते हैं तो वहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू दिखाई दे सकता है। ऊपर से नीचे की पूरी पहाड़ी या घाटी का एक बहुत ही सुंदर सीन दिख सकता है लैंडस्केप फॉर्मेट में। लैंडस्केप जिसमें कि चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई या ऊंचाई कम होती है। और मुझे लगता है कि आप सब इस चीज़ से परिचित भी होंगे। यू मस्ट बी अवेयर विद द पैनोरामिक व्यू। पैनोरमा, आप सबके मोबाइल में पैनोरमा मोड होता है, या जो आप लोगों में से फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पैनोरमा मोड क्या होता है। पैनोरमा मोड में ये होता है कि आप लगभग 180 की डिग्री पर अपने बाईं तरफ से दाईं तरफ तक देख सकते हैं, या उसे एक पिक्चर के स्नैपशॉट में कैमरे या मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एक वाइड एंगल प्रोफार्मा होता है। और लैंडस्केप की भी तो बात है ना, लैंडस्केप अक्सर हम लोग सुंदर सीनरी को कहते हैं, और यहाँ पर बात हो रही है मिस्टी लैंडस्केप की। ऐसा लैंडस्केप जिसमें कि भाप उठ रही हो, पानी, हल्का सा पानी का फुहार या उसका कोहरा जैसा दिख रहा हो। So a walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधमा। और अगर आप रोप ब्रिज से सफ़र करके आगे जाते हैं तो आपको मौका मिल सकता है 64 एकड़ के एक द्वीप को घूमने का, जिसका नाम है निसर्गधमा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुपी इज ए बोनस। और उसी के आसपास में आपको बोनस के तौर पर एक और भी सुंदर चीज़ देखने को मिल सकती है, जहाँ पर काफ़ी सारे बुद्धिस्ट साधु नजर आएंगे जो कि आसपास के सॉरी तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे बुद्धिस्ट साधु नजर आ सकते हैं जिनका लाइफ स्टाइल काफ़ी कुछ तिब्बती लोगों के जैसा है। सो द मॉन्क्स in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट साधु मिलेंगे जिन्होंने कैसे कपड़े पहन होते हैं। इनके कपड़े अक्सर होते हैं लाल रंग के, गेरुए रंग के या पीले रंग के, और इनके कपड़ों को थोड़ा सा अलग तरह का देखा जाता है। ये पूरी तरह से सिले सिलाए कपड़े नहीं होते, कभी कभी आधे खुले होते हैं, और ये देख करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अक्सर इसी चीज़ की तलाश में पूरे देश भर से यहाँ पर विजिटर्स, टूरिस्ट आते हैं, जिनके मन में ये इच्छा होती है, ये लालसा होती है, दे लॉन्ग फॉर टू सी द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। अगर उन्हें ये जानना हो, देखना हो कि आखिर भारत का हृदय, भारत की आत्मा कहाँ बसती है। और लेखक कहते हैं डॉक्टर ओबरॉल कि भारत की आत्मा यहाँ कुर्ग में बसती है। तो इस तरीके से टुडे आई हैव फिनिश्ड योर चैप्टर। द चैप्टर वाज कुर्ग and it was the second section of the main chapter, glimpses of India. So in the following sessions, following lectures, I will be discussing many more lectures from your English book. The book name is First Flight and it is the textbook for class 10 students of CBSE syllabus। ठीक है, तो इसके साथ में मैं आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आगे चल करके आई विल बी कंडक्टिंग ए फॉलो अप सेशन फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो। इन दैट लेक्चर सेशन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो आप सब लोगों से ये अपेक्षा है कि आप सब मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और आपके आसपास में जो भी CBSE के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों
आप उनके साथ में इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करने को बोल सकते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर आई विल बी कंडक्टिंग एंड अपलोडिंग मेनी मोर लेक्चर्स रिलेटेड टू इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस ऑल्सो। और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए। और अगर कभी भी इफ़ यू वांट टू रिवाइज द चैप्टर, you have to access my YouTube lessons, my YouTube lectures. ओके, सो मेरे चैनल का नाम याद रखेंगे, न्यू एज कोचिंग। फिर मिलते हैं, हैप्पी लर्निंग, बाय।